हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएल में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की हेडिंग होगी हमारी पाचन तंत्र। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का दोस्तों हमारा पॉइंट होगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी इसको कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पाचन तंत्र को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब दोस्तों हमारा पॉइंट ये बनता है कि पाचन होता क्या है, पाचन होता क्यों है, पाचन क्या होता है और पाचन है वो क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो दोस्तों हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए, यानी जो हम कार्य करते हैं तो कार्य करते बिना एनर्जी के कार्य नहीं कर सकते। दोस्तों, हम कार्य करने के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है? वो होती है हमें प्राप्त होती है भोजन से। तो दोस्तों, भोजन जब लेते हैं तो भोजन के बड़े बड़े अणु लेते हैं। तो बड़े बड़े अणु भोजन के रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं का जो छोटे छोटे अणुओं में भोजन का बड़े बड़े अणुओं का है छोटे छोटे अणुओं में जो कन्वर्ट होना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा पाचन। वो क्या कहलाता है? पाचन। अब दोस्तों पाचन है तो पाचन को संपन्न करने के लिए कुछ हमारे शरीर के ऑर्गन भी होंगे, कुछ ऑर्गन होंगे जिससे हमारे शरीर का पाचन होता है। तो दोस्तों, हमारे पाचन में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? वो आएंगे हमारे दोस्तों, पहला मुख के बाद में आएगा हमारा आमाशय के बाद में आएगा हमारी छोटी आंत और उसके बाद आएगी हमारी बड़ी आंत। यानी इन सभी को एक बार दे देते हैं। तो मुख को कहा जाता है माउथ और आमाशय को कहा जाता है स्टमक और छोटी आंत को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत को कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये दोस्तों है हमारे जो पाचन में ये ऑर्गन है जो काम आते हैं। और अब दोस्तों ये हमारी प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों ये हमारे पाचन की प्रक्रिया वो संपन्न होती है हमारे आहार नाल में। यानी ये जो हमारे पाचन की क्रिया है वो संपन्न होती है वो होती है आहार नाल को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल। यानी दोस्तों हमारे पाचन की क्रिया है वो संपन्न होती है वो होती है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल में। और एलिमेंट्री कैनल की लंबाई होती है वो होती है हमारे शरीर में 10 से 12 मीटर। यानी 10 से 12 मीटर लंबी एक जो हमारे शरीर में पाइप होती है जो मुख से लगाकर गुद्दे तक जो ये होती है मुख से गुद्दे तक एक पाइप नुमा संरचना होती है। पाइप नुमा एक जो संरचना होती है वो कहलाती है एलिमेंट्री कैनल। अब दोस्तों एलिमेंट्री कैनल है वो जैसे शाकाहारियों में कैसी होती है, मांसाहारियों में कैसी होती है, तो दोस्तों उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों एक शाकाहारी में लेते हैं जैसे खरगोश या बकरी कुछ भी ले लेते हैं। और मांसाहारी में लेते हैं जैसे कुत्ता या लेते हैं या भेड़िया ये ले लेते हैं। अब दोस्तों ये खरगोश है तो खरगोश है वो भोजन में क्या लेता है? तो ये दोस्तों भोजन में लेता है या तो लेता है घास या पेड़ पौधे। ये दोस्तों ये है भोजन के रूप में ग्रहण करता है। खरगोश है ये एक शाकाहारी है और ये है जो भोजन के रूप में लेता है वो लेता है पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों से दोस्तों पेड़ पौधे लेता है, अब इनसे जो बनते हैं वो बनता है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज है दोस्तों ये है आप भी जानते होंगे कि एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये एक
जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड है। जो इसका पाचन है दोस्तों इजी से नहीं होता है, यानी इसका पाचन है वो सरलता से नहीं होता है। तो इसका पाचन सरलता से नहीं होता है, तो इसको जो आहार नाल है वो लंबी होगी, आहार नाल इसकी लंबी होगी, क्योंकि इसका इजी से पाचन नहीं होता है, इसलिए आहार नाल इनकी बड़ी होती है। शाकाहारी की आहार नाल है वो बड़ी होती है, शाकाहारियों की आहार नाल है वो होती है बड़ी। अब आते हैं दोस्तों मांसाहारियों, ये भेड़िया और कुत्ता, ये क्या है मांसाहारी। तो ये क्या लेते हैं, ये भोजन में लेते हैं, जैसे मांस का टुकड़ा लेते हैं। अब ये मांस का टुकड़ा लेते हैं, तो मांस के टुकड़ों से क्या क्या प्राप्त होती है, तो मांस के टुकड़ों से प्राप्त होती है वो होती है, तो होती है प्रोटीन और फैट। मांस के टुकड़ों में होती है प्रोटीन और फैट होती है। अब ये क्या है दोस्तों, इजी कार्बनिक कंपाउंड है, इजी कार्बनिक कंपाउंड है, इनका जो अब पाचन है वो सरलता से हो जाता है, इनका पाचन सरलता से हो जाता है। तो इनकी आहार नाल है वो होती है छोटी, इनकी आहार नाल होती है वो होती है छोटी। ये दोस्तों आहार नाल के बारे में कुछ बार की बातें कर ली। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आहार नाल है वो क्या होती है। आहार नाल होती है जो मुख से लेकर वो गुद्दे तक एक पाइपनुमा संरचना होती है, वो कहलाती है आहार नाल, और इसकी लंबाई होती है वो 10 से 12 मीटर होती है, ये सामान्य। अब देखते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, ये तो होगी उपकोशिकाओं के बारे में, इनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे मानव आहार नाल के बारे में, मानव आहार नाल के बारे में। यहां तक पढ़ दोस्तों, शाकाहारियों की आहार नाल है वो होती है बड़ी। शाकाहारियों की आहार नाल बड़ी इसलिए होती है क्योंकि शाकाहारी है वो क्या करते हैं, शाकाहारी है वो पेड़ पौधे लेते हैं, तो पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है, वो होता है दोस्तों सेल्यूलोज। पेड़ पौधों से सेल्यूलोज होता है, उस सेल्यूलोज एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, इसलिए इनका वो इजी से अपघटन नहीं होता है, इजी से अपघटन नहीं होता है, तो इनकी वो आहार नाल है वो होती है बड़ी, इनकी आहार नाल होती है बड़ी। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मानव का पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, तो हमारा पहला आता है वो हो गया मुख, मुख के बाद भोजन जाता है वो जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद जाता है दोस्तों आमाशय में, आमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत में जाता बाद में जाता है गुद्दे में। तो ये दोस्तों हमारे भोजन की हो गई एक प्रोसेस होगी भोजन जाने की। अब आज का हमारा पॉइंट होगा दोस्तों, पहले आहार नाल के बारे में वो कुछ पॉइंट देते हैं, जैसे इनको देख लेते हैं। आहार नाल है, आहार नाल के एक तो होते हैं वो होते हैं भाग, और एक आहार नाल में होती है वो होती है पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनको बोला जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब दोस्तों पाचन ये भाग में, तो भाग में हमने ये देख लिया कि भाग में कौन कौन से आते हैं। भाग में आता है हमारा मुख आता है, मुख आता है, ग्रसनी आती है, ग्रसनी, और उसके बाद आता है वो हमारा आता है आमाशय, आमाशय के बाद में आती है छोटी आंत, छोटी आंत, और उसके बाद आती है बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद में गुद्दा या अपेंडिक्स या से, ये दोस्तों भाग में आती है हमारे, जैसे भोजन कहाँ से होकर गुजरता है, ये सारे हो गए भाग हो गए। अब भाग हो गए, अब आगे होगी पाचक ग्रंथि, यानी पाचक ग्रंथि यानी जो इन भागों से कौन कौन सी ग्रंथियां निकलती है। तो दोस्तों हमारे मुख से निकलती है, मुख से निकलती है वो निकलती है लाल ग्रंथि, मुख से निकलते हैं लाल ग्रंथि, जिसको बोला जाता है स्लाइवरी
सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, ये निकलती है हमारे मुख से। और दोस्तों आमाशय से निकलती है, वो निकलती है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यानी इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उसके बाद में हमारा है वो है छोटी आंत। तो छोटी आंत में है दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। दो प्रकार की कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई यकृत यानी लीवर, और दूसरी हो गई अग्नाशय, अग्नाशय बोला जाता है जिसको बोला जाता है पेनक्रियास। ये हो गई दोस्तों हमारे छोटी आंत में दो ग्लैंड्स पाई जाती है। और अगली हो गई बड़ी आंत में, बड़ी आंत में होगी, उनके बारे में कुछ आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का पॉइंट हमारा वो है मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। तो इनमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? इनमें आते हैं हमारा, एक आता है मुख, आता है मुख के आगे जाता है भोजन, जाता है वो जाता है ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद में जाता है भोजन, जाता है वो जाता है आमाशय में, और आमाशय के बाद में जाता है भोजन, जाता है वो जाता है आमाशय के बाद में छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के आगे जाता है दोस्तों हमारा भोजन, जाता है वो जाता है गुद्दे में। ये दोस्तों हमारा वो ऑर्गन हो गए। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, वो हमारा आज का पॉइंट होगा, वो होगा दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों मुख, हेडिंग डालिए मुख। पहला पॉइंट है हमारा मुख। अब मुख में दोस्तों क्या क्या आता है? तो मुख में आता है, मुख जो हमारा भोजन का वो पाचन है स्टार्ट होता है मुख से होता है। तो मुख में होता है हमारे, मुख में हम पढ़ेंगे एक तो दांत के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा होगा जीभ के बारे में, और तीसरा होगा यवला, यवला के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा हो गया हमारा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ये दोस्तों चार पॉइंट हो गए जो हम बुक में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों हमारा दांत, दांत। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन यही बनता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दांतों के अध्ययन को कहा जाता है, वो कहा जाता है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांतों के अध्ययन को। अब अगला पॉइंट बनता है दोस्तों हमारे, जैसे दांतों का कार्य क्या होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों दांत है वो एक तो उत्पत्ति के आधार पर तो दांत हमारे हो गए होते हैं दो प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर दांत है वो होते हैं दोस्तों हमारे दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला होता है हमारा दूध के दांत, दूध के दांत, और दूसरे होते हैं हमारे होते हैं वयस्क दांत, यानी टीनेजर टीथ, और इनको बोला जाता है मिल्क टीथ, यानी ये दांत दो प्रकार के होते हैं। अब दूध के दांत होते हैं दोस्तों, वो तीन किस्म क्या होती है, वो होती है 20, यानी दूध के दांत यानी जो बच्चों में एक बार आने के बाद है वो दोबारा है एक बार टूट गिरकर दोबारा आते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है दूध के दांत। और वयस्क दांत होते हैं 20 + 12 बराबर 32, यानी वयस्क दांत होते हैं वो होते हैं 32, यानी इनमें से 20 दांतों को बोला जाता है वो जाता है अस्थायी दांत, और 12 दांतों को बोला जाता है स्थायी दांत, यानी इनको बोला जाता है वो ये बोला जाता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, और ये बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, ये होते हैं टेम्परेरी टीथ। अब दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे अस्थायी दांत है, हमारे शरीर में अस्थायी दांत है वो कितने होते हैं? दोस्तों इनकी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 20, क्योंकि ये एक बार टूटने के बाद है वो वापस आते हैं। और अगला पॉइंट ये बनता है कि अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी दांत होते हैं वो होते हैं दोस्तों 12, और
सॉरी ऐसा दांत होते हैं 20 और इस साइड दांत होते हैं 12, यानी 12 दांत है वो दोस्तों एक ही बार आते हैं जीवन में। अब ये हो गया पहला पॉइंट, हो गया हमारा उत्पत्ति का दांत। अब अगला पॉइंट दोस्तों हमारा कार्य और संरचना के दांत। कार्य और संरचना के दांत, कार्य और संरचना के आधार पर। तो दोस्तों कार्य और संरचना के आधार पर हमारे दांत होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कार्य और संरचना के आधार पर हमारे दांत होते हैं 4 प्रकार के। तो इनमें से कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। तो इनका पहले हो गया इंसिजर। इंसिजर यानी इनको बोला जाता है कर्तनक। इंसिजर। दूसरे होते हैं कैनाइन यानी रजुनक। और तीसरा हो गया दोस्तों हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर बोला जाता है अगर सवर्णक। और चौथा हो गया हमारा मोलर यानी सवर्णक। ये दोस्तों हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं? कर्तनक, रजनक, अगर सवर्णक और सवर्णक। ये दोस्तों होते हैं कार्य और संरचना के आधार पर। तो अब ये देखते हैं दोस्तों कि एक बच्चों में कौन कौन से कितने होते हैं और इनके किनके क्या क्या कार्य है। तो दोस्तों इंसिजर, तो इंसिजर भैया इंसिजर इनकी संख्या होती है वो होती 8 होती है। रजनक की संख्या होती है वो दोस्तों 4 होती है और इनकी होती है 8 और इनकी संख्या होती है वो होती है 12। इनकी संख्या होती है दोस्तों 12। अब है कि इंसिजर दांत है। तो इंसिजर दांतों के वो है कार्य क्या है? तो इंसिजर दांतों के कार्य है दोस्तों, इंसिजर दांतों का कार्य है वो पहले इंसिजर दांत यानी इंसिजर दांत कौन कौन से हैं जो हमें आगे दिखाई देते हैं, यानी इनको स्माइलिंग टीथ भी बोला जाता है। जैसे जब हम हंसते हैं तो कौन से दांत दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं इंसिजर। क्यों? इसलिए इनको बोला जाता है इंसिजर दांत, इंसिजर टीथ। तो इनका कार्य है वो कार्य है काटना, किसी चीज की कटिंग करना, यानी जो कटिंग में काम आती है वो इंसिजर दांत करते हैं। अब दोस्तों अगला है कैनाइन। तो कैनाइन एक इनका कार्य है चीरना फाड़ना, चीरना और फाड़ना, यानी तो ये है जो चीज को चीरते हैं और फाड़ते हैं। और प्रीमोलर का है वो है चबाना, प्रीमोलर का चबाना और इनका भी चबाना, ये चबाने में काम आते हैं। ये दोस्तों हमने जो 4 प्रकार के टीथ देख लिए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कर्तनक, रत्नक, अगर सवर्णक और सवर्णक। अब ये हमारे एग्जाम में ये आता है कि इनका वो एक सूत्र आता है दंत सूत्र, वो क्या होता है? तो दोस्तों पहले ये देखते हैं इनका दंत सूत्र। दंत सूत्र, तो दंत सूत्र ये होते हैं कि ये पहले 8 हो गए। तो 8 है, जैसे इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी, इधर भी। तो ये 8 है, इनको 4 भागों में बांटना है। तो इनको 4 भागों में बांटना है, तो एक बार देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं। तो इनमें हो जाएगा 8 को है, तो 8 को दोस्तों हमें 4 भागों में बांटना है। तो 8 को हम 4 भागों में किस प्रकार बांटेंगे? तो 8 को बांटेंगे दोस्तों, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों 8। अब 4 को है, 4 को 4 भागों में करना है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और 1। ये हो जाएगा 4 को 4 भागों में बांट दिया। और अब अगला है कि ये 8 है, तो 8 को 3 भागों में बांटेंगे, 2 2 2 2 और 12 को 4 भागों में बांटेंगे, तो 3 3 3 और 3। यानी एक वयस्क का दंत सूत्र होता है वो है 2 1 2 3 2 1 2 3। यानी दोस्तों ये होते हैं, जैसे 2 1 2 3 कैसे हो गए? जैसे हमारे ये कर्तनक दांत, कर्तनक टीथ हो गए, तो कर्तनक टीथ जैसे हो गए 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। और रत्नक में हो गए दोस्तों हमारे, रत्नक है हमारे 4, जैसे 1 2 नीचे 2 ऊपर है। ये इसी प्रकार से है कर्तनक और रत्नक, अगर सवर्णक और सवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत हो गए। और अब एक दोस्तों की बच्चों में है कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों बच्चों में है वो है प्रीमोलर, यानी अगर सवर्णक दांत है वो नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों का दंत सूत्र होता है वो होता है 2 1 0 3। यानी एक वयस्क दंत सूत्र होता है वो होता है 2 1 2 3 और बच्चों में होता है 2 1
0.03। यानी ये दोस्तों एग्जाम में पूछने को मिलता है कि बच्चों में किस प्रकार के दांत है वो अनुपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर चौवर्ण यानी प्रीमोलर टीथ है वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। अब दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि हाथी के दांत होते हैं वो जो दिखाई देते हैं तो वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं कृंतक। हाथी में जो दांत पाए जाते हैं दो वो होते हैं कृंतक। हाथी के दांत होते हैं वो आते हैं कृंतक। और अगला एक कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जब बच्चों में जब सबसे पहले दांत आते हैं तो वो कौन से आते हैं। तो दोस्तों बच्चों में सबसे पहले दांत आते हैं वो भी कृंतक दांत आते हैं। बच्चों में सर्वप्रथम दांत आते हैं वो आते हैं कृंतक दांत। कृंतक दांत बच्चों में सबसे पहले आते हैं। अब ये दोस्तों की चूहों में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों चूहों में भी जैसे उनके ज्यादा एक्टिव है वो होते हैं कृंतक। चूहों के भी कृंतक। अब दोस्तों कभी कभी हम सोचते हैं कि ये चूहे वो कपड़ों को क्यों काटते हैं। चूहे कपड़ों को क्यों काटते हैं। तो दोस्तों चूहे कपड़ों को इसलिए काटते हैं क्योंकि जब चूहों की जब आयु बढ़ती जाती है तो आयु के साथ साथ उनके वो दांत भी बढ़ते जाते हैं, यानी दांतों की साइज भी वो भी बढ़ती जाती है। तो वो चूहे इनको मेंटेन रखने के लिए, यानी जो इनकी साइज है वो बड़ी छोटी ना हो, इसलिए इनको मेंटेन रखने के लिए वो क्या करते हैं, वस्तुओं को भी वो काटते रहते हैं, इसलिए उनको जो उनके दांत है वो मेंटेन रह सके, यानी उनकी जो साइज है वो बड़ी छोटी ना होकर वो क्या है मेंटेन रह सके, इसलिए वो क्या है कि कपड़ों को भी काटते रहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारे दांत के बारे में। अब दांतों के ऊपर दोस्तों ये जो श्वेत परत पाई जाती है, दांतों के ऊपर जो श्वेत परत पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों दांतों के ऊपर जो श्वेत परत पाई जाती है उसको कहा जाता है श्वेत परत को कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों एनामेल। श्वेत परत को कहा जाता है एनामेल। अब एनामेल है वो हमारे शरीर का वो सबसे कठोर भाग है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, यानी ये सबसे कठोर होता है। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और ये ब्लड सबसे मजबूत होता है, इनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। अब दोस्तों अगला पॉइंट ये बनता है कि हमारे जो टूथपेस्ट करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, यानी टूथपेस्ट क्यों करते हैं। तो दोस्तों टूथपेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे दांतों पर है वो अम्लीय परत चढ़ जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे कुछ समय बाद में दांतों पर जो अम्लीय परत चढ़ जाती है, तो अम्लीय परत को जो हटाने के लिए वो हम क्या करते हैं, मंजन करते हैं। बट जो कभी कभी देखते हैं हम कि कोई जो व्यक्ति जब कोई मंजन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि कुछ जैसे 10 मिनट 15 मिनट के लिए वो जो ब्रश को रगड़े जा रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब ब्रश को वो जो बहुत समय के लिए रगड़ता है तो इससे क्या है कि हमारे दांतों की वो इनामेल परत है वो क्या है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इससे जो परत है इनामेल नष्ट होने लगती है, जिससे क्या है हमारे दांत है वो क्या है कमजोर होने लगते हैं। दोस्तों हमें जो मंजन है वो कुछ लिमिट समय तक ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे दांत के प्रकार जो है दांत के बारे में वो पूरा हो गया। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों होगा जीभ। तो अगली घड़ीदारी दोस्तों जीभ। दांतों में दोस्तों हमने ये पढ़ा कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों दांतों के अध्ययन को कहा जाता है वो कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। और दांत है जो उत्पत्ति के आधार पर तो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। कौन कौन से, पहले तो हो गए जो दूध के दांत और हो गए वयस्क दांत। दूध के दांत और वयस्क दांत। दूध के दांत होते हैं दोस्तों 20, दूध के दांत होते हैं 20 और वयस्क दांत होते हैं वो होते हैं 32 वयस्क दांत। अब क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि परमानेंट यानी स्थायी दांत कितने होते हैं और टेम्परेरी दांत कितने होते हैं। तो दोस्तों अस्थायी दांत होते हैं वो होते हैं 20, यानी ये एक बार टूटने के बाद वो दोबारा आ जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अस्थायी दांत। और स्थायी दांत होते हैं वो होते हैं दोस्तों 12। ये हो गए दोस्तों इसमें। अब अगला हेडिंग होगी हमारी जीभ। तो अगली हेडिंग आ रही है जीभ।
तो दोस्तों जीभ है, तो जीभ है ये हमारी किससे बनी होती है, और जीभ में वो हड्डियां होती है नहीं होती है, तो ये दोस्तों हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों जीभ है, तो जीभ हमारी बनी होती है वो होती है मांसपेशियों से, यानी मसल से बनी होती है। जीभ है वो होती है दोस्तों मांसपेशियों से। जीभ एक मांसपेशियों से बनी होती है, यानी मसल से बनी होती है। यानी जीभ हमारी जीभ है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी जो मसल से बनी होती है। और जीभ में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जीभ है और जीभ का कार्य क्या है, और जीभ है, जीभ हमारे जीभ का कार्य क्या है और जीभ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे ये बना ली हमारी जीभ। अब जीभ है जो कहां से क्या कराती है। अब जीभ का ये भाग है, तो जीभ का ये भाग हमें क्या कराती है, स्वाद का अनुभव कराती है। जीभ का ये भाग है दोस्तों स्वाद का अनुभव कराती है। और जीभ का जो ये पार्ट है, ये पार्ट, तो ये क्या कराता है हमारा, हमें खट्टे का स्वाद है वो बताता है। ये स्वाद बताता है हमारे काम किस बताता है, मीठा, ये बताता है मीठा, और ये खट्टे। और जब नमकीन भोजन हम जो नमकीन वगैरह लेते हैं तो इसका वो नमकीन का यहाँ से होता है, और यहाँ से होता है वो आता है कड़वा। अब दोस्तों ये है हमें स्वाद का पता है, वो जीभ से पता क्यों चलता है। तो दोस्तों ये हमारी जीभ से ये पता इसलिए चलता है क्योंकि हमारी जीभ पर पाई जाती है वो पाई जाती है स्वाद कलिकाएं। जीभ पर पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, इसलिए हमें जो जो खाना खाते हैं उसलिए इनका जो हमें वो स्वाद पता चलता है, यानी स्वाद कलिकाएं होती है, इसी के कारण है जो हमें स्वाद का पता चलता है। और अब दोस्तों ये होता है कि जो जब बच्चों में ये जो स्वाद कलिकाएं है वो आयु बढ़ने के साथ साथ है वो क्या करती है, कम होती चली जाती है। अब क्या है कि दोस्तों जो बच्चे होते हैं तो बच्चों में ज्यादा एक्टिव होती है, तो इसलिए उनको जो स्वाद का अच्छा पता चलता है। और जब आयु बढ़ती जाती है उनके साथ साथ स्वाद कलिकाओं में जो क्या है कमी होती जाती है, इसलिए जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको ज्यादा खासकर स्वाद का पता नहीं चलता है। और जीभ से रिलेटेड जो दोस्तों हमने जो सारे है ये देख लिया। और जीभ का दोस्तों अगला पॉइंट है जो जीभ का कार्य क्या है। तो दोस्तों जीभ का कार्य है, एक तो है ये हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। जीभ का कार्य है ये है, पहला कार्य है ये हमें स्वाद का अनुभव कराती है, स्वाद का अनुभव कराती है। और अगला कार्य दोस्तों जीभ का कि ये है जीभ का अगला कार्य है दोस्तों कि ये एक भोजन को घुमाने में सहायक है, भोजन को घुमाने में। और जीभ का कार्य है वो है, और अगला जीभ का कार्य है वो है बोलने में। बोलने में जीभ सहायक है, वो स्वाद का अनुभव कराती है, स्वाद का अनुभव कराती है और स्वाद का अनुभव कराती है और भोजन को घुमाने में सहायक है। इन जो भोजन को हम इधर से इधर लाते हैं तो हमारे जीभ कार्य करती है, और ये हमारे बोलने में भी जीभ सहायक है। ये दोस्तों जीभ के बारे में हो गया। अगला पॉइंट हमारा होगा, अगला पॉइंट होगा दोस्तों हमारा यौला। जीभ में दोस्तों हमने पढ़ा कि जीभ है वो किससे बनी होती है, और जीभ है जो मांसपेशियों से बनी होती है। और जीभ का कार्य है वो एक तो है जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है, और जीभ बोलने में भी सहायक है, और जीभ है वो भोजन को घुमाने में, यानी जो जब हम भोजन इधर से इधर वो करते हैं तो हमारी जीभ ही सहायक है। तो दोस्तों हमने जीभ के बारे में पढ़ लिया। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा होगा यौला। तो यौला क्या होता है, तो यौला को दोस्तों हम मारवाड़ी में बोलते हैं कि कागड़ी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं।
अगला पॉइंट दोस्तों हमारा येवला। येवला को मारवाड़ी में बोलते हैं कागली। कागली। अब इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है कि ये जो हमारे हमारे मुख में भोजन आता है, तो हमारे मुख से भोजन को जो ग्रसनी में आगे निकलती है। येवला का कार्य है कि हमारे मुख से भोजन को ग्रसनी में कौन निकालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों येवला। येवला है जो हमारे मुख से ग्रसनी में भोजन को निकालता है। अब येवला है दोस्तों, इसको क्या करें? जब दोस्तों येवला से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, फिर भी उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम देखते हैं कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति है जो सो रहा है तो उसके बाद में वो खरंटी लेता है तेज तेज से। तो खरंटी क्यों लेता है? इसका भी कुछ लॉजिक है। तो दोस्तों खरंटी इसलिए लेता है क्योंकि जब वो सो रहा है तो उसके शरीर का टेम्परेचर है वो क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। शरीर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या है कि जो अंदर की गैसें हैं वो बाहर आने लगती है। अंदर की गैसें जो बाहर आती है। अब ये खरंटे लेते हैं जो ज्यादा कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादा एज पर्सन है वो लेते हैं, क्योंकि दोस्तों येवला का आकार है वो हमारी आयु बढ़ने के साथ साथ उसका आकार क्या है? बढ़ता जाता है। आयु के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसलिए बढ़ता जाता है। तो अब जो से बुजुर्ग लोग है वो कुछ सो रहे हैं तो उनका क्या है? शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसके शरीर की अंदर की गैसें हैं वो क्या है? बाहर आएगी। तो बाहर आएगी जो गैसें तेजी से है वो येवला से टकराएगी। तो तेजी से येवला से टकराएगी तो क्या है कि जो तेज तेज ध्वनि वो क्या होगा? उत्पन्न होगी। तेज ध्वनि उत्पन्न होगी तो वो क्या है? हमें खराटे सुनाई देंगे। और दोस्तों येवला जो गैसें टकराती है वो येवला से टकराती है और तभी हमें खराटे की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों और येवला है वो क्या है? जीभ की तरह ही मांसपेशियों से बना होता है। मांसपेशियों से बना होता है। हमारी जीभ भी मांसपेशियों से बनी हुई और येवला भी है क्या है? मांसपेशियों से बना है एक अंग है। और अगला है दोस्तों इसके बारे में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और अगला पॉइंट दोस्तों हमारा वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि दोस्तों, लार ग्रंथि है वो क्या करती है? एक है जो वो रस का स्राव करती है। तो लार ग्रंथि कौन सा रस निकालती है? वो निकालती है लार। लार ग्रंथि से निकलती है लार निकलती है। लार ग्रंथि से निकलती है वो निकलती है लार। अब दोस्तों लार में क्या क्या होता है? तो लार का पीएच होता है दोस्तों वो होता है 6.8। लार का पीएच होता है 6.8। और लार में क्या होता है? लार में पानी होता है वो होता है 98 से 99%। 98 से 99% वो तो लार में पानी होता है। और 1 से 2% होता है वो होते हैं एंजाइम। लार में क्या होते हैं? 1 से 2% होते हैं एंजाइम। अब दोस्तों लार में है कौन कौन से एंजाइम होते हैं इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी लार में होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है लाइसोजाइम। पहला होता है लाइसोजाइम और दूसरा होता है वो होता है जैसे टाइलिन। अब लाइसोजाइम क्या कार्य है? लाइसोजाइम क्या होता है? तो इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों लाइसोजाइम होता है कि हमारे मुख से भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। जो हमारे भोजन के साथ कुछ सूक्ष्म जीव आ जाते हैं तो उनको क्या है? जो लाइसोजाइम क्या इनको नष्ट कर देता है। जो मुख के साथ है जो कुछ सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उनको कौन नष्ट करता है? लाइसोजाइम। अब अगला पॉइंट दोस्तों कि जब घरों में देखते हैं कि हमारे गौमूत्र को शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों गौमूत्र को शुद्ध क्यों माना जाता है? उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा, तभी तो लोग उनको शुद्ध मानते हैं। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि गौमूत्र में दोस्तों लाइसोजाइम ये पाए जाते हैं। तो लाइसोजाइम ये क्या है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। जब हम हमारे जो घर में है या गौमूत्र का छिड़काव किया तो गौमूत्र क्या करेगा? गौमूत्र में लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम क्या करेंगे? वो हमारे जो घर में जितने भी जो सूक्ष्म जीव वगैरह वो जो पनप रहे हैं उन सारों को क्या है? नष्ट कर देंगे। लाइसोजाइम है वो उनको क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो अभी ये
पॉइंट कभी पूछ सकते हैं कि गौमूत्र को शुद्ध क्यों बनाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लाइसोजाइम। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों टाइलिन। तो टाइलिन है, टाइलिन ये क्या है, ये करता है स्टार्च, स्टार्च है या इसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या कार्बोहाइड्रेट का वो क्या करता है, आंशिक पाचन कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, आंशिक पाचन। अब दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो कहां से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का हमारा पाचन स्टार्ट होता है वो होता है मुख से। मुख से पहले सर्वप्रथम आंशिक पाचन कौन करता है, वो होता है हमारे टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम में ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का वो आंशिक पाचन कर देता है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आने को देखने को मिलता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन है वो कहाँ होता है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन होता है वो होता है हमारे मुख में। मुख में होता है वो कौन सा एंजाइम करता है, वो करता है टाइलिन एंजाइम। अब दोस्तों ये सारे हो गए हमारे लार के बारे में। और दोस्तों आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।